हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन कर रहे थे और 50 क्वेश्चन प्राचीन भारत के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है और आज हम लोग 51 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन है 68वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कशन घटना चक्र के पूर्वालोकन से कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है 51 से आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। कौन था दोस्तों? हरि सिंह। हरि सिंह जो था कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। हरि हरि सिंह देव भी बोला जाता है उसको। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। हरि सिंह देव जो थे दोस्तों, कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। पंजी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो हरि सिंह। और कर्नाट वंश जो था उस समय मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध था और कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला के स्वर्ण युग के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो दोस्तों, अछूत की जो अवधारणा है वो किस काल में उद्धृत हुई थी? तो ये हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। कब हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में जो वर्ण व्यवस्था था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां थी। इसके अतिरिक्त भी समाज में अनेक जातियां थी, जैसे कि अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदहक, रथकार आदि। आविर्भाव अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। इसका जो आविर्भाव हुआ था ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण हो गया था। तो ये इस तरीके से है कि जब दो प्रकार के विवाह उस समय होते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो जब कोई उच्च कास्ट का व्यक्ति निम्न कास्ट के व्यक्ति से विवाह करता था तो वो हो जाता था प्रतिलोम विवाह। लेकिन जब कोई उच्च कास्ट का महिला और निम्न कुल की पुरुष के साथ कर लेता था तो वो हो जाता था प्रतिलोम, और सॉरी इसका उल्टा होता है अनुलोम विवाह। ठीक है, पाणिनि जो थे उस समय, उसके अनुसार 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया गया है। पाणिनि के अनुसार 2 प्रकार के शूद्र का उल्लेख किया, एक है निर्वसित और दूसरा था अनिर्वसित। तो इसमें से जो पहले प्रकार के शूद्र हैं, पहले प्रकार के शूद्र वो अस्पृश्य माने जाते थे, मतलब उसके साथ छुआछूत किया जाता था। कौन से थे वो? तो निर्वसित जो शूद्र थे उसके साथ ही छुआछूत माना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था दोस्तों, वो किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में, और ये हुआ था ईसा के पहली सदी में। और इसी में दोस्तों बौद्ध का विभाजन हो जाता है 2 भाग में। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो चौथी और अंतिम संगीति हुई थी, बौद्ध के 4 संगीति हुई थी, आप लोगों को पता है। तो अंतिम संगीति जो सभा हुआ था वो कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसका जो अध्यक्षता करता है वो वसुमित्र ने किया था, और अश्व घोष जो थे इसके उपाध्यक्ष थे। तो ये दोनों क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसका अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र था, और अश्व घोष जो था दोस्तों इसका उपाध्यक्ष था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। तो जो भी बौद्ध ग्रंथ का जो कठिन अंश था उस पर विचार किया गया, और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। तो 3 पिटक जो थे बौद्ध धर्म में, उस पर क्या लिखा गया? भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप के रूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाष शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद ही राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों वो राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, और ये जो हुआ था दोस्तों अजातशत्रु के काल में हुआ था। और इस समय मगध का जो शासन था कौन था? अजातशत्रु था। इसकी जो अध्यक्षता किया था प्रथम वाले का वो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था दोस्तों 483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 483 BC, ईसा वर्ष पूर्व या BC में हुआ था। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय में
शासनकाल में हुआ था दोस्तों? बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के बाद। और ये जो हुआ था दोस्तों 383 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सवा कमीर या स्वर्व कामनी थे। ठीक है, तो ये भी पूछा था। तीनों बौद्ध संगति का आप याद रखेंगे अध्यक्ष को। और तीसरी बौद्ध संगति जो हुआ था अशोक के काल में हुआ था दोस्तों, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और ये 250 ईस्वी में हुआ था। चारों जो भी बौद्ध संगति है उसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति आपको को बताया है। पहली बौद्ध संगति जो हुई थी दोस्तों अजातशत्रु के काल में राजगृह में हुई थी और 483 ईसा वर्ष पूर्व में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उसके संबंध 4 स्थानों को नीचे। तो बुद्ध के जीवन के में जो 4 महत्वपूर्ण घटना हुई है उसका मिलान करने के लिए दिया है। कौन कौन स्थान पे? तो दोस्तों जन्म जो हुआ था बुद्ध का वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। और निर्धन जो हो गया था दोस्तों कुशीनगर में हो गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो देखिए कोई है क्या? 3, 2, 1, 4। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 563 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। और काशी के ऋषि पतनम या जिसको सारनाथ भी बोलते हैं और उसका ही पुराना नाम है दोस्तों ऋषि पतनम, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। ठीक है। और कुशीनगर में उनका क्या हुआ था? निर्धन हो गया था, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग अच्छे से याद करेंगे। ये सब पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया कहाँ? जहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया कहाँ पे? जहाँ पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा गौतम बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था तो बोध गया में ही ज्ञान प्राप्त हुआ, तो यहीं पे बनाया गया है महाबोधि मंदिर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोध गया में 6 वर्ष की साधना। दोस्तों कितने वर्ष लगे थे गौतम बुद्ध को? तो 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे, तो याद रखेंगे किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह स्थल मंदिर का निर्माण, और इस स्थल पे मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो अशोक ने 3री सदी में प्रारंभ किया था, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप जो है वो 5वीं 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ था। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है और 2002 में जो इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व हेरिटेज साइट में, विश्व धरोहर स्थल या विश्व हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया गया है। तो बोध गया जो मंदिर है उसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2002 में शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो देवता के रूप में मानना प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो कनिष्क के काल में मानना शुरू हो गया। तो चौथी बौद्ध संगति जो हम लोग पढ़े थे, संगति जो बौद्ध धर्म का जिसमें हीनयान और महायान शाखा में 2 स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म महायान शाखा के जो लोग थे वो बुद्ध को देवता मानने लगे और उसकी पूजा की जाने लगी। इसके साथ ही बोधिसत्व की भी पूजा प्रारंभ हो गई। ठीक है, अगला है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में दोस्तों 16 महाजनपद में 2 महाजनपद ऐसा था जहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था थी। इसमें सबसे पहली जो थी वो कौन थी? तो वो थी वैशाली। ठीक है, 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में था दोस्तों। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और सब जो भी महाजनपद था दोस्तों उसमें राजतंत्र था, लेकिन उसी समय वज्जी तथा मल्ल 2 ऐसे महाजनपद थे, 2 राज्यों में गणतंत्र
सत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें वज्जी जो थे उसमें 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी जो था 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी जो था दोस्तों सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपद की जो सूची उपलब्ध है दोस्तों वो कहाँ उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों अंगुत्तर निकाय, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 66 या 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद जो थे वो इस प्रकार है, देख लीजिए आप लोग कौन कौन थे। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। ठीक है, सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो कि अस्मक था वो दक्षिण भारत में है। तो पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद था, तो वो है अस्मक। ठीक है, जनवत सूत्र में जनव सब सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। ठीक है, वहीं जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, तो उसमें 16 महाजनपद का नाम मिलता है, लेकिन उसकी जो सूची है उसमें कुछ नाम अलग अलग है। तो बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म दोनों में 16 महाजनपद का नाम है। बौद्ध धर्म क्या था, का जो ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय था, और वहीं जैन धर्म का जो ग्रंथ है वो भगवती सूत्र है। ठीक है, और एक और है जनव सब सूत्र, जिसमें 12 राज्यों का ही उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। अब देख रहे हैं सभी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से करना है। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो हुआ था गुप्त काल में, गुप्त कालों में, और कुमार गुप्त ने सर्वप्रथम इसके लिए दान दिया था। नालंदा एक विश्वविख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट है। इसके ध्वंसा अवशेष बारागांव गांव, जो बारागांव गांव से दूर आज भी बिखरे हुए हैं दोस्तों इसके अवशेष। 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। ठीक है, और सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। और पूछा भी जाता है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, तो इसका मेन श्रेय कुमार गुप्त को ही दिया जाता है। बाद में बहुत सारे गुप्त शासक बुद्धगुप्त, तथागुप्त, बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने इस बिहार के लिए दान दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है दोस्तों वो विश्व में प्रसिद्ध था, किस चीज़ के लिए, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए, बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था, और किसके समय आया था, तो हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में, अब देखिए क्वेश्चन मध्यकालीन भारत का डाल दिया है, मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो मनसबदारी व्यवस्था दोस्तों अकबर के द्वारा लागू किया गया था, और ये जो था सैनिक की सुगमता से भर्ती हेतु लागू किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित की होती थी। एक, पहला क्या है, पदाधिकारी का वरीयता क्रम, तो मतलब जो भी पदाधिकारी होंगे उसके किस क्रम में रखा जाएगा, उसका वेतनमान। दूसरा, और सैनिक का उत्तरदायित्व, सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को मनसब के अनुसार सैनिक रखना पड़ता था। इस व्यवस्था में राज्य ने सैनिक के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए वक्तव्य में जिसका कथन ए और दूसरा कथन आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कौन सही है कौन नहीं। तो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार जो था उसका पतन हो गया था, और महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था। बिल्कुल ये भी सही है, तो दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नालंदा में एक विश्वविख्यात बौद्ध पीठ या विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर, वर्तमान में जिसको राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य में गुप्तों के समय नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। वही बातें हैं। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के कारण
फलस्वरूप बख्तियार खिलजी जो था वही इसको जला दिया था दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को। महाविहार का पतन हो जाता है। बंगाल के पाल शासकों के द्वारा, एक और कारण था कि बंगाल का पाल शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसको संरक्षण देना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व घटने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था दोस्तों वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता, वास्तविक संस्थापक जो था दोस्तों राजा बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का था और 544 से 492 ईसा वर्ष पूर्व में माना जाता है। मगध की राजधानी कौन सी है? दोस्तों मगध की जो राजधानी पहले गिरिजवर थी या राजगृह था, लेकिन बाद में उज्जैन के द्वारा पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था। तो इसका दोनों आंसर सही है। तो अगर यहाँ ई ऑप्शन होता तो ई ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ ई ऑप्शन आने से पहले का क्वेश्चन है, इसको रद्द कर दिया गया था इस क्वेश्चन को। इसमें दो विकल्प ए और सी सही है। मगध की जो आरंभिक राजधानी था वो गिरिवर्ज थी। बाद में उज्जैन ने पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथ और पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था दोस्तों वह बृहद्रथ वंश था। ठीक है। और इसका जो राजा था वो जरासंध था, जिसने गिरिजवर्ज को राजधानी बनाया था। राजगीर को जो मगध का राजधानी बनाया था वो कौन बनाया था? तो जरासंध के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी दोस्तों वो कौन थी? तो प्रथम राजधानी तो दोस्तों वो था राजगीर। राजगीर या गिरिजवर्ज जो लिखा रहता है वो है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद मगध पे किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था और घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके किया गया था। नंद वंश में टोटल 9 राजा हुए। ठीक है। और ये 9 राजा थे, देख लीजिए। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो जाती है, जिससे चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर देता है और नंद वंश का अंत करके शासन पे कब्जा कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है? तो दोस्तों विशाख दत्त। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है। कौन सा बुक है दोस्तों? मुद्रा राक्षस। पूछा जाता है मुद्रा राक्षस किसका बुक है? तो विशाख दत्त का है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र बताया गया है। ठीक है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल, जिसका अर्थ होता है कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति या कुलहीन, बोला गया है। 18वीं शताब्दी में घुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। ठीक है। किसने लिखा? घुंडी राज ने। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के 2 और पुस्तक है, ये भी याद रखना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा है अभिसारिका वंचितक। ये दोनों बुक, जिसको अभिसारिका बंधितक भी बोला जाता है, ये दोनों बुक भी दोस्तों विशाख दत्त का। तो विशाख दत्त का तीनों बुक याद रखेंगे आप लोग, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन जो था दोस्तों वो घनानंद था। घनानंद के समय में ही सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। महापद नंद के उत्तराधिकारियों में संख्या पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जो कि सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। अग्रमीज किसको कहा है? तो घनानंद को अग्रमीज कहा है। जेनोसेफ जो थे एक विद्वान थे, इतिहासकार, जो कि बहुत धनाधन व्यक्ति बोला था।
इसके पास बहुत धन था। और भद्रसाल जो था दोस्तों, उस सेनापति था किसका, तो घनानंद का। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल बना था वो लकड़ी का बना था, और इसका वर्णन जो किया था वो कौन किया था, तो वो किया था दोस्तों मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है। बिहार के पटना के समीप बुलंदी बाग और कुमरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है स्पूनर महोदय को। स्पूनर महोदय ने ही पटना के बुलंदी बाग और कुमरार में लकड़ी के महल को प्रकाश में लाया था। और बुलंदी बाग नगर में परकोटे के अवशेष, कुमरार से राम प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राम प्रसाद कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो पटना के कुमरार से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो अष्टप्रधान का जो गठन किया था दोस्तों, वो शिवाजी के द्वारा किया गया था। ठीक है। शिवाजी के राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रिमंडलों की नियुक्ति होती थी, जिसमें पेशवा, आमत्त, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव, न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। ठीक है। इसका कार्य था राजा को परामर्श देना। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। एक्चुअली सारे निर्णय राजा ही लेते थे, लेकिन परामर्श देने का काम जो करते थे ये सचिव करते थे। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों दक्कन की विजय जो प्राप्त की थी, मौर्य राजा कौन था, तो वो था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इसके संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन और तमिल साक्ष्यों में जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। दक्षिण भारत के अनेक स्थल में अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है दोस्तों, किंतु अशोक ने एकमात्र विजय किया था, और वो क्या था, कलिंग विजय किया था। तो कलिंग विजय किसके द्वारा किया गया था, अशोक के द्वारा। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत में विजय का श्रेय जो है दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध माना गया है इतिहास में, और विजेता के रूप में इसको नहीं माना जाता है। जैन और तमिल साक्ष्य के अनुसार भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था, इसका जो हमें पता चलता है किस अभिलेख से चलता है, तो दोस्तों ये पता चलता है रुद्रदामन के अभिलेख से। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये ज्ञात होता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक, उस समय सौराष्ट्र में जो मौर्य का प्रांतीय शासक था पुष्पगुप्त ने, वहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसास ने इस जलाशय से बहुत सारे नहरें भी बनवाई थी। इस प्रांत को अनर्त या सुराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसी से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। तो अशोक के साम्राज्य में कौन सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। वहीं अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग जो है वो अशोक के राज में सम्मिलित था। श्रीलंका अशोक के सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। तो कहाँ कहाँ नहीं था, चोल पे नहीं किया था, पांड पे नहीं अधिकार किया था अशोक ने, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी, जो कि श्रीलंका को उस समय ताम्रपर्णी भी बोला जाता था, तो इसको छोड़ के बाकी सभी जगह पे अशोक ने अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी। तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा आयोजित हुई थी दोस्तों वो तृतीय बौद्ध सभा, और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और कब हुई थी, तो 250 ईसा वर्ष पूर्व में हुई थी। ठीक है, सिंहली अनुसूत्रीय दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक
के राजकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुतिस्तिस्म की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और 250 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक का जो शिलालेख है उसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? तो उसमें जो प्रयुक्त की गई है दोस्तों, प्राकृत भाषा को प्रयोग किया गया है। ठीक है, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अभिलेखों का जो विभाजन हुआ अशोक का 3 वर्गों में किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह होता था। शिलालेख जो होता था दोस्तों 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। वह स्थान कौन कौन सा है? तो देखिए 8वां स्थान यहाँ दिया गया है, शाहबाजगढ़ी, मनसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एड़गुडी, सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। केवल 2 अभिलेख जो है अशोक के वो किस लिपि में है दोस्तों? तो वो ब्राह्मी लिपि में न होके खरोष्टी लिपि में है। और वो कौन कौन से हैं? तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से हमें आरेमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी और आरमेइक लिपि में लिखा गया द्विभाषी यूनानिक और सीरियन भाषा अभिलेख और लघमान नामक स्थान से आरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे कहाँ से खरोष्टी मिला है? शाहबाजगढ़ी मनसेहरा से। और आरमाइक कहाँ से मिला है? तो तक्षशिला से मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भाषा की कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी? तो दोस्तों खरोष्टी लिपि जो थी वो दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि जो है दोस्तों दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसेन और कनिंगम आदि विद्वानों को दिया जाता है। मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म का जो मूल संदेश था वो क्या था? तो वो था दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नैतिक संहिता की बात की गई थी। नैतिक संहिता अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। ठीक है, और ये अर्थात इसमें कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, सत्य बोलना, पवित्र रहना, ये सारा चीज़ की बात इसमें बोली गई है। इसका विकल्प जो हो जाएगा दोस्तों ई नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो केवल एक स्तंभ है जो दोस्तों जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। वो कौन सा स्तंभ है? तो वो है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में भाब्रू और इसको बैराट स्तंभ लेख भी बोलते हैं। भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है और ये अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो अपने शिलालेखों में जो है अशोक किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रियदर्शी। प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर या देवनाम प्रियदर्शी अथवा राजा आदि की उपाधि से संबोधित किया गया है। और पुराणों में दोस्तों अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दोस्तों राजनीतिक नीतियों पे प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से भी किया गया है। किसका दोस्तों? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है?
तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है दोस्तों वो आधारित है शासन के सिद्धांत और अभ्यास पे, साथ ही साथ इसमें विदेश नीति, धन संचय, आर्थिक संबंध सब पे आधारित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, ई नंबर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। तो कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है, विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, आमंत्र, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन और कृषि, शिल्प और व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में बांटा था? तो मेगास्थनीज जो था दोस्तों भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। कितने श्रेणी में बांटा था? 7 श्रेणी में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में, मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, उसने भारतीय समाज को 7 श्रेणी में विभाजित किया था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा रख सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग ने डिस्कस किया और प्राचीन भारत का क्वेश्चन जो भी बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए थे। तो जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में हम प्राचीन भारत को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।